जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में जैसा कि आपको पता है मुगल काल को कर रहे हैं, जिसमें हम पहले से ही 2 क्लास कर चुके हैं। दोस्तों हर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर प्रश्न का शॉर्ट नोट बनाते चलिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए, जो बिल्कुल यानी कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम इसमें बाबर की जो शासनकालीन व्यवस्था है, शेर शाह, हुमायूं, अकबर, इनकी जो शासनकालीन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, सबके बारे में एक एक करके प्रश्न देखते हुए आ रहे हैं और उनकी व्याख्या को भी देखते आ रहे हैं, जिससे हमें प्रश्न पूरा ही क्लियर हो जाए। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी वीडियो है उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको बता दें जो हमारा कंटेंट है वो बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट। ये दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई 6 सीरीज है पुस्तक, जिसमें हमारी ये इतिहास की बुक है, जिसमें हम मुगल काल कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आपको हर प्रश्न अच्छे से देखना है और जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उसको नोट करते हुए चलना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आज का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी कि जो अकबर की विजय दे रखी है एक तरफ और एक तरफ उनसे संबंधित वर्ष हैं। तो दोस्तों पहला है सिंध विजय। तो आपको बताना है सिंध विजय ये अकबर ने कब की थी? तो ये की थी 1590 में। सिंध विजय 1590 में की थी। गुजरात विजय की बात करें तो गुजरात विजय आपको तो ये पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहता है, जो 1572 ईस्वी में की थी। अगला है काबुल विजय। काबुल विजय ये 1581 ईस्वी में की थी। किसने? अकबर ने 1581 में काबुल विजय की थी। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ये तो आप सभी को पता है 1576 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों हम पिछली भी क्लासों में सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित प्रश्न को देखते हुए आए हैं अच्छे से। इस वाली क्लास में भी ऐसे ही हर प्रश्न की व्याख्या अच्छे से देखते हुए चलेंगे, जिससे हमारा जो प्रश्न का डाउट है वो संपूर्ण क्लियर होता चले। दोस्तों इनके ये मिलान हो गए। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, क्यों 2 और 1 3 4, तो 2 1 3 4 हो गया। व्याख्या में इसके मिलान दे रखे हैं, ऐसे ही मिलान एक बार फिर देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। सिंध विजय 1590, गुजरात विजय 1572, काबुल विजय ये 1581, हल्दीघाटी युद्ध 1576। याद कर लेना ऐसे ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चांद बीबी के संदर्भ में। चांद बीबी के संदर्भ में दे रखा है। ये चांद बीबी है, ये मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। जो जहांगीर है, जो जहांगीर के समकालीन थी। तो दोस्तों ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत हो। क्यों? जो चांद बीबी हैं वो अकबर के समकालीन थी। किसके? अकबर के समकालीन थी चांद बीबी, ना कि जहांगीर के। ये वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों ये भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? जो चांद बीबी हैं इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वीकार कर ली थी, इसमें दे दिया गया नहीं, तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे। अब प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है हमसे, ये भी देखना जरूरी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? दोस्तों गलत कथन पूछा हुआ है और हमने देखा कि ये दोनों कथन गलत हैं। दोनों कथन गलत हैं, तो क्या आंसर राइट होगा हमारा? ऑप्शन सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलना है, पर प्रश्न में यहाँ भी देख लेना है यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, सही नहीं है या सही है, यहाँ पर हमें गौर देना है विशेष। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है जो चांद बीबी हैं, चांद बीबी मुगल शासक अकबर की समकालीन थी। चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। चांद बीबी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होता है तो नोट कर लीजिए। अब इस प्रश्न में 2 दे रखे हैं, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में। बीजापुर के शासक है, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और दोनों कथन में पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला है आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था तथा इसने राज्य की नौकरियों में मराठा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों जो आदिल शाह मराठा ने कट्टर विरोधी, इनके राज्यों में मराठा को नौकरी पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि इसने अपनी सेना में इसे शामिल किया था। क्या किया था? शामिल किया था, प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसमें प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। इसने प्रतिबंध नहीं लगाया था, शामिल किया था। अगला है इसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। एकदम सही है ये वाला। इसने राजस्व को लेखे के सभी स्तरों को मराठी भाषा का प्रयोग करने का आरंभ किया था। क्यों? जो राजस्व उगाते थे उसमें इसने
मराठों को तरजीह दी थी, यानी कि मराठों को दिया था कि राजस्व उगाएगी, तो इसलिए इसने मराठी भाषा का प्रयोग किया था। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन हमारा क्या है, सही है। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे इसकी व्याख्या देखिए कि 16वीं सदी में दक्कनी शासकों ने मराठों को अपने पक्ष में करने के निश्चित नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह, जो 1535 ईस्वी में गद्दी पर, इस नीति का हिमायती था। कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा बारगियों को स्थान दिया और राजस्व प्रबंधन में मराठा को तरजीह दी। क्या दी थी? तरजीह दी थी। तो याद रखना, जो राजस्व प्रबंधन है इसने मराठा को तरजीह दी, यानी कि मराठों को लगाया था, इसलिए इसने मराठी भाषा का भी प्रयोग किया था। अगला इसमें पॉइंट है, इसने राजस्व प्रबंधन में मराठों को तरजीह दी तथा राजस्व लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है। पहला कथन गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, याद रहेगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, मलिक अंबर के संबंध में। दोस्तों हर प्रश्न किसी न किसी के संबंध में दे रखा है और उसके बारे में पूरी तरीके से व्याख्या में दे दिया जाता है, तो इससे हमारे प्रश्न जल्दी से जल्दी समझ में भी आएंगे और पूरे हो जाएंगे। पूछा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों आपको बता दें, जो मलिक अंबर है इसने मुगल सेना का क्या किया था? प्रतिरोध किया था, यानी कि विरोध किया था इसने, ना कि नेतृत्व किया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा और हमसे प्रश्न में नहीं कथन पूछा हुआ है, तो दोस्तों आंसर तो यही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मलिक अंबर ने हजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। याद रखना, हजारा प्रथा किसने समाप्त की थी? मलिक अंबर ने। एक पॉइंट याद हो गया, हजारा प्रथा मलिक अंबर ने समाप्त की थी। अगला है, इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी, यानी कि जब्ती प्रणाली है वो किसने लागू की थी? मलिक अंबर ने। हर पॉइंट को देखते हुए चलना है। जब्ती प्रणाली मलिक अंबर ने लागू की थी। अगला है, इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था, यानी कि आदिल शाह के द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था। तो दोस्तों एकदम ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन तो सही है ये वाले, और हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था किसने? मलिक अंबर ने। दोस्तों इसमें व्याख्या में पहले ऑप्शन के बारे में दे रखा है कि मलिक अंबर ने दक्कन में मराठों के सहयोग से मुगलों का प्रतिरोध किया था, यानी कि विरोध किया था, ना कि नेतृत्व। अगला है प्रश्न, अगला भी प्रश्न दे रखा है, मुगल काल में दक्षिणी राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो मुगल काल था उसमें जो दक्षिणी राज्य थे उनके संदर्भ में 4 कथन दे रखे हैं। कैसे कथन दे रखे हैं? 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। कौन था? कुली कुतुब शाह था। तो दोस्तों एकदम राइट हो जाएगा, ये कथन हमारा क्या होगा? एकदम राइट होगा। याद करें ना, अकबर का समकालीन कौन था? तो वो था कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह, याद हो जाएगा। अगला है, इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, यानी कि जो इब्राहिम आदिल शाह हैं उसने शाहजहां से संधि की थी। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला है, याद रखना, इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी। अगला है, गोलकुंडा के प्रशासनिक एवं सैनिक मामलों में मंदना क्या है? मंदना और अकन्ना का बोलबाला था, यानी कि जो मंदना है और वो अकन्ना है, इन दोनों का क्या था? बोलबाला था। ये दोनों क्या थे? भाई थे। एकदम राइट हो जाएगा ये कथन। दोस्तों 3 कथन तो हमारे राइट हो गए। अगला कथन देख लेते हैं, किताब ए नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों आप एक पॉइंट याद रखना, जो हमारी किताब ए नौरस है, यानी कि किताब ए नौरस है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई है। याद रहेगा, किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई, ना कि जहांगीर के द्वारा, इसलिए गलत हो जाएगा ये वाला कथन। दोस्तों प्रश्न को देख लेते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 कथन, चौथा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, चौथा ऑप्शन गलत है। दोस्तों व्याख्या के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में व्याख्या में पढ़ते हैं। व्याख्या दे रखी है, गोलकुंडा का शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था, जो साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। कौन? कुली कुतुब शाह।
अगला पॉइंट है इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक था। इब्राहिम आदिल शाह ने जो बीजापुर का शासक था उसने शाहजहां के साथ संधि की थी। ये वाली कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगला है 1672 से 1687 ईस्वी तक की अवधि में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाने तक मंदना और अकन्ना दोनों भाई थे का वहाँ के प्रशासनिक और सैनिक मामलों में बोलबाला था। आगे व्याख्या देख लेते हैं चौथे कथन के बारे में। अगला पॉइंट दे रखा है किताब-ए-नौरस बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी। इसमें गीतों के प्रमुख रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया। याद रखना, किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी है, ना कि जहांगीर ने। अगला प्रश्न है इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न में पूछा हुआ है सही कथन कौन सा है। दोस्तों, इसे अबुला बाबा के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम आदिल शाह एकदम राइट है। अबुला बाबा किसे कहते हैं? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला है इसका मकबरा इब्राहिम रोजा के नाम से जाना जाता है। ये भी कथन सही है। इब्राहिम रोजा के नाम से इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा जाना जाता है। अगला है इससे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी इब्राहिम आदिल शाह को। दोस्तों, ये भी कथन एकदम सही है, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, तीनों कथन राइट हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, तीनों कथनों के बारे में व्याख्या में और पढ़ लेते हैं जिससे कि समझ में अच्छे से आ जाए। इब्राहिम आदिल शाह 9 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। यह गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए इसे अबुला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता है। अतः कथन एक सही है। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद बीजापुर की प्रसिद्ध इमारतों में शामिल है। अगला है इब्राहिम आदिल शाह का व्यापक दृष्टिकोण होने के कारण उन्हें जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, तीनों कथन इस प्रकार हमारे राइट हो जाएंगे। जगत गुरु, इब्राहिम रोजा और गरीबों का दोस्त या फिर अबुला बाबा, ये सब क्या है? सब ये इब्राहिम आदिल शाह है। आदिल शाह का, इब्राहिम आदिल शाह का है नाम लिख के इन तीनों को लिख लेना। दोस्तों, इससे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। आप रिवीजन करेंगे तो फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा। अगला प्रश्न जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में, यानी कि जब जहांगीर ने बंगाल विजय की थी उसके संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन हमारा सही है। उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। एकदम राइट है। 1600 ईस्वी में इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था किसने? जहांगीर ने। अगला है उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। किसका? उस्मानियों का अधिकार था। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो है जहांगीर ने जब बंगाल पर विजय प्रारंभ की थी तब उस समय कौन था वहाँ का शासक? वहाँ का शासक अफगान था। अफगान शासक था। कौन था? अफगान, ना कि उस्मानियों का शासन था। दोस्तों, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहले सही हो जाएगा। याद रखना, जहांगीर की बंगाल विजय के समय उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। उस समय वहाँ पे बंगाल में अफगान शासक का अधिकार था, ना कि उस्मानिया का। ये दोनों पॉइंट याद रखना जहांगीर के संबंध, जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं। 1600 ईस्वी में जहांगीर ने सूफी संत सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। अतः कथन एक सही है। जब जहांगीर ने बंगाल पर विजय हासिल की थी तब तो उस समय अफगान शासक वहां पर शासन कर रहे थे, ना कि उस्मानिया। याद रहेंगे, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां द्वारा जहांगीर के खिलाफ किए गए विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो शाहजहां हैं उन्होंने जहांगीर के खिलाफ जो विद्रोह किए थे उसके संबंध में कितने कथन दे रखे हैं? 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन उसमें सही है। तीनों कथनों को बारी बारी से पढ़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अच्छी खासी व्याख्या देखेंगे। इस प्रश्न की व्याख्या में आपको पूरा समझ में आएगा, काफ़ी बड़ी व्याख्या है। प्रश्न है विद्रोह का तत्कालिक कारण शाहजहां का कंदहार जाने से इनकार कर देना था। एकदम राइट है। जो कंदहार जाने से इसका इनकार कर देना एकदम राइट है। ये दूसरा है महाबत खान ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकदम राइट है ये भी। अगला है शाहजहां को मुगलों की दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। ये भी कथन राइट है, क्योंकि ये दक्कन में भी इसने क्या किया था? उस समय अभियान किए थे, तो इसलिए दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, इसमें तो 3 कथन हमारे सही हो गए। जब तीनों कथन सही हो गए तो आंसर कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन डी इसमें सही होगा। व्याख्या को एक बार देख लेते हैं, यानी कि तीनों कथनों के बारे में पूरी व्याख्या अच्छे से दे रखी है विस्तारित तरीके से।
व्याख्या को देख लेते हैं कि विद्रोह का तत्कालिक कारण शाहजहां का कंदहार जाने से इनकार कर देना था। कंदहार पर ईरानियों ने आक्रमण कर दिया था और शाहजहां को उनसे निपटने हेतु भेजा जा रहा था, परंतु शाहजहां को आशंका थी कि यह युद्ध लंबा चलेगा और उसकी अनुपस्थिति में दरबार में उसके खिलाफ साजिश की जाएगी। इसलिए शाहजहां ने तरह तरह की शर्तें रखी, जैसे सेना की पूरी कमान उसके हवाले करना, महत्वपूर्ण किलों पर नियंत्रण इत्यादि। जहांगीर उसके इस रवैये से आग बबूला हो उठा था तथा उसने शाहजहां को कड़े पत्र लिखे और उसे दंडित करने के लिए कदम उठाए। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में शाहजहां ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। अगला है, महाबत खां ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विद्रोह के दौरान शाहजहां को मुगलों की दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था और वहां तैनात सभी सरदार उनके साथ थे। इसके अलावा गुजरात एवं मालवा ने भी उसके समर्थन की घोषणा कर दी थी। इसलिए तीसरा भी कथन सही हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में, यानी कि जो मुगलों की विदेश नीति थी उसके संदर्भ में। दोस्तों, हर नीति के संबंध में मुगल साम्राज्य उससे हर नीति के संदर्भ में प्रश्न आते जा रहे हैं और अच्छे से देखते हुए चलना है हमें। और इसमें पूछा हुआ है गलत कथन पूछा हुआ है। पहला कथन है इसमें, उज्बेकों के खिलाफ सफावियों और मुगलों ने गठबंधन कर लिया था। एकदम सही बात है। उज्बेकों के खिलाफ सफावियों और मुगलों ने गठबंधन कर लिया था, ये कथन सही है। ईरान के साथ मुगलों ने संधि संबंध कायम किए, ये भी कथन सही है। अगर मुगलों ने उस्मानियों और उज्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये कथन हमारा गलत है। दोस्तों, तीसरा कथन हमारा क्या है? गलत है। दोस्तों, क्यों गलत है अभी व्याख्या में देख लेंगे। पहले ऊपर वाले दो क्वेश्चन हमारे सही हैं, हमसे गलत कथन पूछा हुआ तो ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं, मुगलों ने उज्बेकों से निपटने हेतु सफावियों से आपसी गठबंधन कर लिया था, अतः कथन एक सत्य है। दूसरा, उज्बेकों सांप्रदायिक मतभेदों का लाभ उठाना चाहते थे, परंतु मुगलों ने ईरान के साथ संधि संबंध कायम कर लिए थे, इसलिए कथन दूसरा सही है। अगला है, मुगलों ने ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि उन्हें उज्बेकों का सामना अकेले करना पड़ता, इसलिए तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मुगल ईरानी संबंध के संबंध में, यानी कि जो मुगल ईरानी है उनके संबंध में। पहला है, औरंगजेब ने कंदहार संघर्ष आगे जारी न रखते हुए ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए। एकदम राइट है। जो औरंगजेब है उसने कंदहार के संघर्ष को आगे जारी न रखते हुए ईरान से कूटनीतिक संबंध कायम किए थे। दूसरा है, मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से कायम बनाए रखा, ये भी कथन राइट है। दोस्तों इसमें तो दोनों कथन राइट हो गए। इन दोनों कथनों के बारे में व्याख्या में एक बार और देख लेते हैं, आगे व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, इसमें तो आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, व्याख्या देखिए, औरंगजेब ने कंदहार से चलने वाले संघर्ष को आगे जारी न रखने का फैसला किया और चुपचाप ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध आरंभ कर दिया था। अगला है इसमें पॉइंट, मुगल उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक वैज्ञानिक सीमा कायम रखने में कामयाब हुए। उन्होंने इस सीमा को कूटनीतिक नीति से सफल बनाए रखा, इसलिए कथन दोनों हमारे सही हो गए इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में। फिर मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में दोस्तों हर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसे देखते हुए चलना है। अगर हो सके तो शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना। इसमें पूछा है दोनों में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दे रखे हैं। पहला है इसमें, इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। एकदम राइट है दोस्तों ये कथन। उन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। एक भी कथन, ये भी कथन। दोस्तों इस प्रश्न में दोनों कथन सही हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। दोनों कथन सही है दोस्तों। इसमें व्याख्या में देख लेते हैं। मुगलों की विदेश नीति की विशेषता थी
कि उन्होंने उस समय के प्रमुख एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध को बनाए रखा था। मुगलों ने अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल भारत के व्यापारिक हितों को साधने हेतु किया था। उस समय काबुल और कंधार एशिया के दो प्रमुख व्यापारिक द्वार थे। कौन थे? एक था काबुल और एक कंधार, एशिया के दो प्रमुख व्यापारिक द्वार थे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों पिछली बार प्रश्न में एक मनसबदारी और जागीरदारी से हम प्रश्न देख चुके हैं और इस बार फिर मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न फिर आ गया है। दोस्तों प्रश्न में पूछा है इसमें से सही कथन कौन सा नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है? तो अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। दोस्तों ये कथन गलत है। दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। तो दोस्तों ये कथन गलत, क्योंकि यह कम वेतन देता था। कैसा देता? कम वेतन देता था। पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह कम वेतन देता था। दूसरा कथन है सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। यानी कि सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर, यानी कि एक घोड़ा या दो घोड़ा उनके स्तर पर वेतन दिया जाता। तो ये वाला कथन राइट हो जाएगा। अगला है मुगलों ने मिश्रित सैनिकों की भर्ती की थी। यानी कि मुगलों ने मिश्रित सैनिकों की भर्ती की थी। ये भी कथन राइट है। दोस्तों दो कथन राइट है और एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है प्रश्न में, तो ऑप्शन ए आंसर हमारा राइट होगा। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी व्यवस्था को जहांगीर और शाहजहां ने मामूली फेरबदल के बाद जारी रखा। अकबर की अपेक्षा जहांगीर सैनिक टुकड़ी के खर्च के लिए मनसबदार को प्रति वर्ष प्रति सवार का कम वेतन देता था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। दूसरा है मुगल दरबार में सवार अलग अलग राष्ट्र व राज्य के होते थे, अतः उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर के अनुसार वेतन दिया जाता था। आगे देख लेते हैं व्याख्या। आगे दे रखिए व्याख्या कि मुगल शासक मिश्रित सैनिक टुकड़ियों को भर्ती करने के पक्ष में थे। उन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान को बराबर रखने की व्यवस्था की थी, अतः कथन तीसरा व सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा सी अस्पा पद्धति का आरंभ किया था? तो दुअस्पा सी अस्पा यह किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। याद रखिएगा, दुअस्पा सी अस्पा जहांगीर ने स्टार्ट किया था। इसमें व्याख्या में देख लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था की तरह जहांगीर ने एक नई व्यवस्था आरंभ की थी, जिसके तहत कुछ खास सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाज़त दी जाती थी। इसे ही दुअस्पाही और अस्पा पद्धति या प्रणाली कहते थे। याद रहेगा, दुअस्पा और सी अस्पा प्रणाली ये किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मनसबदारों को वेतन नगद में ना देकर जागीरों में दिया जाता था। तो एकदम राइट है ये कथन, क्योंकि जो मनसबदार थे उन्हें वेतन के रूप में जागीर दे दी जाती कि इससे आप राजस्व वसूलो और अपना वेतन निकाल लो। अगला है बही दस्तावेज को जमा या दामी कहा जाता था। बही दस्तावेज होता था उसे जमा या दामी कहते थे। ये एकदम राइट है। अगला है शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? जो जहांगीर था, जो शाहजहां उसने मनसबदारी व्यवस्था में थोड़ा हेर फेर करके या बदल करके थोड़ा उसको सुचारू रूप से चलाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि नहीं, एक कथन गलत हो जाएगा। अगला है आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह महवारी पैमाने पर दिया जाने लगा था। दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं मनसबदारी के बारे में। शाहजहां के अधीन मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। इसका कारण यह था कि
उसने प्रशासन की ओर बहुत सावधानी से ध्यान दिया और अधिकारियों के रूप में बहुत सोच समझकर सुयोग्य व्यक्तियों का ही चयन किया था। इसलिए तीसरा कथन गलत है। यहाँ पर नहीं कथन दे दिया गया था, ये नहीं, इसलिए गलत होएगा। अगला है अहैदियों के संदर्भ में, जो अहैदियों थे, अहैदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, इनके कर्तव्य बहुमुखी प्रकार के होते थे, एकदम राइट है। यह विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करते थे, ये भी एकदम राइट है। उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे, ये भी कथन दोस्तों राइट है। इसमें तो तीनों कथन राइट हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन सही हैं। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल बादशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहैदी कहा जाता था। अहैदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। इन्हें क्लर्क और सहायकों या एडजुटेंटों के पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। अहैदी विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था और इनकी हाजिरी लेने के लिए एक अलग अधिकारी होता था। इनका वेतन अन्य घुड़सवारों से अधिक होता था, अतः कथन तीनों सही हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? यानी कि जो, तो दोस्तों आप सभी को पता है, हम पिछले भी प्रश्न में देख चुके हैं। तो वो कौन था? तो वो था टोडरमल। यानी कि जो टोडरमल थे वो अकबर के समय भू राजस्व प्रशासन में थे और शेरशाह के समय भी थे। याद रहेगा, अकबर के समय और शेरशाह के समय टोडरमल था। ये पॉइंट हम पिछली वाली क्लास में भी देख चुके हैं, इसलिए आपको याद होगा। ये वाला प्रश्न तो आपको याद होगा। अगला है, भू राजस्व प्रणाली प्रशासन की कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच टोडरमल था जिसने पहले शेरशाह के दरबार में काम किया, बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था। याद रहेगा, टोडरमल दोनों के दरबार में रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई? सुलह एक कुल की नीति तो आप सभी को पता है, इस बार कई बार पढ़ चुके हैं। अकबर ने अपनाई थी सुलह एक कुल की नीति, अकबर ने अपनाई थी। व्याख्या में देख लेते हैं। अकबर ने सार्वभौमिक शांति व भाईचारा बनाए रखने के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। एकदम राइट है, सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चाहिए। काल के समय में लगाना है, यानी कि कौन सा युद्ध कब हुआ था उसके समय लगाना है। पहला है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1572 में। दोस्तों आप भी इन युद्धों को नोट कर लेना। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध ये होता 1540 में। 1540 में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1668 में, 1658 में, सॉरी 1658 में हुआ था। और हुआ था जजाऊ का युद्ध, ये हुआ था 1707 में। 1707 में हुआ था। 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ था। दोस्तों इनको क्रम में लगा लेते हैं। पहले आएगा हमारा बिलग्राम का युद्ध, फिर आएगा सरनाल का युद्ध, फिर आएगा धर्मत का युद्ध, फिर आएगा ये वाला 1707 वाला जजाऊ का युद्ध। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड और 4 ऑप्शन ए में देखा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये युद्ध दे रखे हैं, युद्धों के बारे में देख लेते हैं। इन चारों युद्धों के बारे में नीचे व्याख्या में आराम से देखेंगे। पहला है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1558, जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। बिलग्राम युद्ध के बारे में देख लेते हैं। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था जिसमें शेरशाह विजय हुआ था। इस तरह हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई थी शेरशाह के द्वारा। अगला है सरनाल का युद्ध। वास्तव में एक बहुत छोटी सी लड़ाई थी जो अकबर के गुजरात पर हमले के बीच 1572 में हुई थी जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। कौन सा? सरनाल का युद्ध 1572। अगला है धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को सिंहासन प्राप्त करने के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ जिनमें अंततः औरंगजेब विजयी हुआ था। याद रहेगा, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658
दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। अगला है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार हमने चारों युद्धों के बारे में एक एक करके हर पॉइंट पढ़ लिया है। आप इन पॉइंटों को युद्धों के नाम डाल कर लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कृषि क्षेत्र से संबंधित तथ्यों में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची मुगल काल के कृषि क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों आगे इसके जो मिलान दे रखे हैं उन्हें देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला है जोत का औसत, यानी कि जो जोत का औसत होता था, यानी कितनी जोत है उसको क्या बोलते हैं हम अभी भी गाँव में रकबा बोलते हैं कि हमारे गाँव का इतना रकबा है, उस गाँव का इतना रकबा है। तो इस प्रकार इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि जोत का औसत रकबा। भूमिहीन किसान और मजदूर, इनको अस्पृश्य जातियाँ भी कहते थे। इन्हें क्या कहते थे उस समय? कहते थे कमीन। यानी कि जो था मुगल काल में उस समय कमीन कहते थे जो भूमिहीन किसान थे और मजदूर थे उनके लिए, जिन पर भूमि नहीं थी। अगला है स्वयं की ज़मीन वाले किसान। तो स्वयं की ज़मीन वाले किसान को तो स्वयं हो गया तो खुद हो गया, खुद काश्त कहते थे। और हल व बैल उधार लेने वाले किसान, गरीब किसान, उन्हें मुजरिया कहते थे। क्या कहते हैं? मुजरिया। याद रहेगा, चारों पॉइंट याद रहेंगे। व्याख्या में भी इनको एक बार देख लेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1। ऑप्शन बी में देखा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके ये दे रखे मिलान, जोत का औसत रकबा, भूमिहीन किसान और मजदूर कमीन, स्वयं ही जमीन रखने वाले किसान खुद काश्त, हलवा बैल उधार लेने वाले गरीब किसान मुजरिया कहलाते हैं। याद रहेंगे, चारों को याद कर लेना। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। क्या देखा है? मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल काल में मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी वर्ग थे। तो दोस्तों ये वाला कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, मुगल काल द्वारा भू राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया जाता था। एकदम राइट कथन है, जब्ती प्रणाली के द्वारा भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। दोस्तों दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें आंसर राइट होगा। व्याख्या में देख लेते हैं दोनों कथनों के बारे में। मध्य वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग जिनका जीवन स्तर अमीरों एवं गरीबों के बीच होता था। मुगल कालीन भारत में ऐसा वर्ग काफ़ी बड़ा था जिसमें छोटे मनसबदार, दुकानदार, अन्य पेशेवर लोग आदि शामिल थे। याद रहेगा। अगला है, जब्ती प्रणाली के तहत भू राजस्व निर्धारण नकदी में किया जाता था। जब्ती प्रणाली के तहत किस समय? मुगल काल के समय भू राजस्व का निर्धारण। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में मदद ए मास या मास किसे कहते थे? मदद ए मास किसे कहते हैं? तो विद्वानों और उलेमाओं को दान में दी गई जमीन, विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को मदद ए मास कहते थे, मास। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल कालीन प्रशासन में विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत जमीन दान में दी जाती थी। ऐसी जमीनों को मुगल शब्दावली में मदद ए मास कहते थे, मास। दोस्तों ये ऑप्शन इसमें सी आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सरदार वर्ग, यानी कि मुगल काल में सरदार वर्ग था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है इसमें, शाहजहाँ के काल में शाहाजी प्रमुख मराठा सरदार थे। जो शाहाजी थे वो प्रमुख मराठा सरदार थे, एकदम राइट है। शाहजहाँ के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था। ये भी कथन दोस्तों राइट है। अगला, यह वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। नस्ल के तौर पर, यानी कि नस्ल के तौर पर एक मिश्रित शासक था, यानी कि जो सरदार वर्ग था उसमें सभी जाति के लोग थे, इसी को नस्ल कहते हैं। तो दोस्तों ये मिश्रित शासक वर्ग था। दोस्तों तीनों कथन राइट होंगे तो ऑप्शन तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं सरदार वर्ग के बारे में। मुगल काल में सरदार वर्ग की एक मुख्य भूमिका थी जिसमें हिंदू सरदारों का काफ़ी बोलबाला था। शिवाजी के पिता
शाहजहां के शासनकाल में मुख्य मराठा सरदार थे? शाहजहां के शासनकाल में मुगल सरदार वर्ग हिंदुओं का अनुपात 24% था, यानी कि शाहजहां के शासन काल में। औरंगजेब के काल में यह 33% हो गया, तो ज़्यादा हो गया, 33% हो गया था। औरंगजेब के शासनकाल में एक प्रमुख सरदार मीर जुमला था, जिसके पास जहाज़ों का एक बेड़ा था और वह फारस की खाड़ी, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करता था। अगला है, मुगल सरदार वर्ग में कई असामान्य विशेषताएं थीं। यह वर्ग नस्ली तौर से विभाजित था, तथापि यह एक मिश्रित शासक वर्ग होता था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के लोग शामिल थे। अतः कथन तीसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंडी के संबंध में, यह एक साख पत्र होती थी। कैसी साख पत्र होती थी? एकदम राइट है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। कैसी? बीमे की राशि शामिल होती, ये भी कथन सही है। मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करता था, यानी कि जो मुद्रा विनिमय में शामिल होते थे सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। एकदम राइट है। दोस्तों तीनों कथन राइट हो गए इसमें, तो ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 2 और तीनों। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में हुंडी वित्तीय लेनदेन का एक माध्यम थी, जो एक साख पत्र होती थी, यानी कि एक साख पत्र होती थी। हुंडी में अक्सर बीमे की राशि भी शामिल होती थी, जो बीमे की दर, माल के मूल्य एवं उसकी ढुलाई की पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती थी। मुद्रा का विनिमय करने वाले सर्राफ हुंडियों को कारोबार के विशेषज्ञ थे। इस प्रक्रिया में खानगी बैंकों का भी काम करते थे। इस प्रकार तीनों कथन राइट हो जाएंगे, यानी कि बैंकों का भी काम करते थे, बीमे की राशि इसमें शामिल होती थी, और ये एक प्रकार का साख पत्र था। कौन? हुंडी। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन सरदार वर्ग के संबंध में। फिर दोस्तों मुगलकालीन सरदार वर्ग आ गया। पहला है इसमें, इस वर्ग में अफगान भारतीय मुसलमान और हिंदू शामिल थे। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसमें भारतीय मुसलमान, अफगान, हिंदू शामिल थे, यानी कि सभी धर्म शामिल थे इसमें। मराठाओं का एक वर्ग सरदार वर्ग में शामिल हुआ था, ये भी कथन एकदम सही है। जहांगीर मराठाओं को दक्षिण में मामलों का केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह था, ये भी कथन दोस्तों राइट है। इसमें भी तीनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, 1, 2 और तीनों। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। मुगल काल में सरदार वर्ग का विरोध विशेष महत्व था, जिसमें अफगान, भारतीय मुसलमान, हिंदू शामिल थे, जिसमें हिंदुओं का अनुपात बढ़ता रहा। हिंदुओं के नए वर्ग ने मुगल सरदार वर्ग में प्रवेश किया, जो मराठा वर्ग था। पहला मुगल शासक जहांगीर था, जिसने मराठाओं को दक्षिण में मामलों का केंद्र के रूप में पहचाना था। इस प्रकार हमारे तीनों कथन सही हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो जमींदार थे उनके संदर्भ में दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। एकदम राइट है। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। जब ये जो भू राजस्व वसूलते थे तो उसके लिए अपनी ये सेनाएं रखते थे, तो ये भी कथन राइट है। अगला, इनके स्थानीय नाम देशमुख और पाटिल आदि थे। एकदम राइट है। देशमुख और इनके पाटिल ये इनके स्थायी नाम थे। किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था। एकदम राइट है। इनका डायरेक्ट संबंध था, किनका? किसानों से इनका डायरेक्ट संबंध था, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध था। तीनों चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1, 2, 3 और 4। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल काल में जमींदारी भू राजस्व की उगाही करते थे। कई गांवों से भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। जमींदारी सरदारों और राजाओं की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थीं, और जहां सेना रहती थी उस किले को गढ़ी कहा जाता था। मुगल काल में जमींदारों के स्थानीय नाम थे, जैसे देशमुख, पाटिल
नायक। 3 नाम है, देशमुख, पाटिल और नायक। ये इनके जमींदारों के स्थानीय नायक थे। देशमुख, पाटिल, नायक। देशमुख, पाटिल, नायक ये इनके स्थानीय नाम है। जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते थे। एकदम इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़े होते थे। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनके मिलान कर लेते हैं। पहला है अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी। अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी ये होते थे बोहरा या मोदी। बोहरा या मोदी होते थे। अगला है स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी। स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी ये बड़े होते थे। क्या होते थे? बड़े। अगला है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले व्यापारी। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने व्यापारी को क्या कहते थे? बंजारा कहते थे। क्या कहते थे? बंजारा कहते थे। परिवहन एजेंट इन्हें कहते थे गुमासुत। गुमासुत कहते थे परिवहन एजेंट को। तो याद रखना, अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी क्या कहते थे? बंजारा, बोहरा या मोदी। स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी को बड़े। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को बंजारा। और परिवहन एजेंट को गुमासुत कहते थे। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। व्याख्या में ऑप्शन ए इसमें आंसर राइट होगा। व्याख्या में इसके मिलान दे रखे हैं कि अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी बोहरा मोदी होता था। स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी बड़े होता था। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले व्यापारी को बंजारा कहते थे। परिवहन एजेंट को गुमासुत कहते थे। गुमास्त कहते थे। गुमासुत नहीं है, गुमास्त है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन वर्ग। मध्यकालीन जो वर्ग था और संबंधित तथ्य। मध्यकालीन वर्ग और संबंधित तथ्य। पहला इसमें व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाला नगर सेठ या अगुआ होता था। यानी कि जो व्यापारिक समुदाय था उसका नेतृत्व करने वाला क्या होता था? नगर सेठ या अगुआ होता था। एकदम राइट है। सड़कों पर वसूला गया शुल्क राहदारी होता था। यानी कि राह पर चलने वाला जो सड़कों पर वसूला गया कर राहदारी होता था। ये भी राइट है। जहाज बनाने वाला स्थान गोदी होता था। यानी कि गोदी, जहाँ जहाज बनते थे उसे गोदी कहते थे। ये भी राइट है। दोस्तों तीनों इसमें कथन राइट है। ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि मुगल कालीन में व्यापारियों के हर समुदाय का अपना एक नगर सेठ या अगुआ होता था जो स्थानीय अधिकारियों से बात करता था। अतः कथन फर्स्ट सही है या फर्स्ट सुमेलित है। मुगल काल में सामान्य दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले कर को राहदारी कहा जाता था। क्या कहते थे? राहदारी। मुगल काल में नदियों और समुद्र तटों पर नावों के जरिए माल का परिवहन आज की अपेक्षा अधिक विकसित था। अतः जहाज बनाने हेतु गोदियां इन्हीं इलाकों में बनाई जाती थीं। इसलिए क्या है? ये भी कथन हमारा सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि मुगलकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? यह कथन हमसे पूछा हुआ है। पहला है कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। जो कोरोमंडल तट है हमारा, कोरोमंडल तट यानी कि जो तेलंगाना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। वो किसका केंद्र था? वो वस्त्र उत्पादन केंद्र था। एकदम राइट है। मुगलकालीन व्यापार के संबंध में है पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है बंगाल चावल, शक्कर तथा नफीस मलमल का निर्यात करता था। एकदम राइट है। ये भी एकदम राइट है। अगला है भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। जो भारत का व्यापार है वो समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। एक भी कथन राइट है क्योंकि ये जाति और धर्म पर आधारित नहीं था व्यापार। अगला है खत्री और मालावारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। खत्री और मालावारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। ये एकदम कथन गलत है। क्यों गलत है? दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसमें देखते हैं क्यों गलत है। दोस्तों आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि 18वीं सदी में कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुसलमान व्यापारी, इनमें हिंदुस्तानी एवं अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। कथन इसलिए डी सही नहीं है। कौन से थे? चेट्टी और मालाबार। चेट्टी और मालाबार थे। अगला कथन है इसमें, अगला प्रश्न है मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। अकबर ने औरंगजेब तोप निर्माण की गहरी रुचि रखते थे। अकबर व औरंगजेब दो शासक दे रखे हैं, अकबर औरंगजेब
तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे, एकदम राइट है। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। भारत इस्पात की तलवारों का, जो इस्पात की तलवार बनती थी उसका क्या करता था, निर्यात, एकदम ये भी राइट है। दोस्तों इसमें दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन सी इसमें आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर और औरंगजेब सभी तरह की तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। मुगलों ने चलती फिरती तोपों का भी निर्माण कराया था, एकदम कथन पहला सही है। अगला है, भारत की इस्पात की तलवारों की मांग देश से बाहर भी थी, अतः इसका निर्यात भी किया जाता था, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। अगला है, शाहजहाँ के संदर्भ में, अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला है, शाहजहाँ इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका, मोती मस्जिद का निर्माण कराया, एकदम राइट है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ये भी कथन सही है। अगला है, शाहजहाँ ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों ये अर्जुन देव है, अर्जुन देव को किसने संरक्षण दिया था, शाहजहाँ ने संरक्षण नहीं दिया था, किसने दिया था, इसे संरक्षण दिया था अकबर ने। किसने दिया था, अकबर ने, याद रखना। अर्जुन देव को, सिखों के गुरु अर्जुन देव को अकबर ने क्या दिया था, अकबर ने संरक्षण दिया था, ना कि शाहजहाँ ने। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है, तो केवल बी ऑप्शन राइट होगा, एक और दो सही है। व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो ताज की तरह बनी हुई है। इसने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें गुम्बद मुख्य आकर्षक का केंद्र है। अगला है, सिख गुरु अर्जुन देव को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, अतः तीसरा कथन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था, एकदम राइट है। जहांगीर के समय सिख और मुगलों का संघर्ष प्रारंभ हो गया था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव व हरगोविंद को कैद में रखा था, एकदम ये भी प्रश्न क्या है हमारा, एकदम राइट है, ये भी राइट है। अगला है, इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था, यानी कि जो इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था, ये भी कथन दोस्तों राइट है। इनका संबंध जो संघर्ष था वो धार्मिक नहीं था, व्यक्तिगत रूप से था और राजनीतिक था। इसमें दोस्तों तीनों कथन क्या है, सही है, तो ऑप्शन डी इसमें आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हमारा राइट हो गया। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और अगले प्रश्नों के साथ। आज हमने 89 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, अगली क्लास में 90 नंबर प्रश्न से पूरा करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, जिसमें आपने हर पॉइंट को अच्छे से नोट किया होगा और समझते हुए मैं व्याख्या के सहित आपने क्लास को पूरा देखा होगा। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।